गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। बेटा आज हम डिस्कस करेंगे नॉर्मलाइजेशन। एक्चुअली क्या है, जब आप कोई डाटाबेस डिज़ाइन करते हैं तो उस डाटाबेस को डिज़ाइन करने में रिलेशनल मॉडल के रेफरेंस में आप एक सूटेबल सेट ऑफ रिलेशंस को आइडेंटिफाई करते हैं। तो जो सूटेबल सेट ऑफ रिलेशंस आप आइडेंटिफाई करते हैं तो इनको अगर आप प्रॉपरली चूज़ नहीं करते तो कुछ परेशानियां रह जाती हैं। तो ये जो सूटेबल सेट ऑफ रिलेशंस को आप आइडेंटिफाई करने हैं वो भी अपने आप में एक डिफ़िकल्ट टास्क है। तो हम ये सूटेबल सेट ऑफ रिलेशंस इस तरह से आइडेंटिफाई करते हैं कि हम अपने रिलेशंस पर जो बेसिक ऑपरेशंस हैं जैसा कि इंसर्शन, डिलीशन, अपडेशन, उनको हम बिना किसी प्रॉब्लम के परफॉर्म कर सकें। तो अगर आप ये रिलेशंस प्रॉपरली ऑप्ट नहीं करते तो क्या परेशानी रहती है? एक परेशानी रहती है आपकी रिडंडेंसी की और दूसरी परेशानी रहती है आपकी मॉडिफिकेशन एनोमलीज की। तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल ये मॉडिफिकेशन एनोमलीज क्या होती हैं और रिडंडेंसी हमारे रिलेशन में कैसे रहती है। अब हमने ये रिलेशन एक ले लिया, एक्टिविटी रिलेशन। तो इस एक्टिविटी रिलेशन में आपके पास में 3 एट्रीब्यूट्स हैं, एसआईडी, एक्टिविटी और फीस। और इसके अंदर आपके पास में 4 टपल हैं। तो पहला टपल है जिसमें स्टूडेंट आईडी है स्काइंग, फीस है 200। दूसरा टपल है 150, एक्टिविटी स्विमिंग, फीस 150। इसी तरह से तीसरा टपल जिसकी एसआईडी है 175, एक्टिविटी स्क्वैश, फीस 50। और फोर्थ टपल में स्टूडेंट आईडी 200, एक्टिविटी स्विमिंग और फीस 150। अब इस रिलेशन में हम आपको बताते हैं रिडंडेंसी की प्रॉब्लम कैसे है। अब ये देखिए, इसमें जो स्विमिंग एक्टिविटी है जिसकी फीस 150 है, ये 2 बार आपने स्टोर कर रखी है। अगर आपके पास में इस रिलेशन में 100 टप्पल होते, 100 टप्पल में अगर 20 स्टूडेंट ने स्विमिंग एक्टिविटी ले रखी होती तो इट मीन्स हमें स्विमिंग एक्टिविटी की फ़ीस 150 है, ये आपने 20 बार स्टोर किया होता। तो इट मीन्स ये चीज़ आपकी 20 बार रिपीट होती। तो ये है आपकी रिडंडेंसी प्रॉब्लम। नेक्स्ट हम देखते हैं मॉडिफिकेशन एनोमलीज क्या है। तो मॉडिफिकेशन एनोमलीज हमारे पास में 3 तरह की होती है, एक डिलीशन एनोमली, एक इंसर्शन एनोमली और एक अपडेशन एनोमली। तो डिलीशन एनोमली का क्या मीनिंग है भी, हम कोई टप्पल डिलीट करते हैं तो जब कोई आप टप्पल डिलीट करते हैं तो जो इन्फॉर्मेशन आप डिलीट करना चाहते हैं, जो फैक्ट डिलीट करना चाहते हैं, उसके साथ साथ कोई और फैक्ट भी डिलीट हो जाता है, वो है डिलीशन एनोमली। अब इसमें देखिए एक्टिविटी रिलेशन में मान लीजिए हमारा फर्स्ट टप्पल है जिसमें स्टूडेंट आईडी 100 है, उसने स्काइंग एक्टिविटी छोड़ दी तो हमने उसका टप्पल डिलीट कर दिया। तो जब आपने उसका टप्पल डिलीट किया, ये फैक्ट तो डिलीट होना करना था हमने कि स्टूडेंट आईडी 100 है जिस स्टूडेंट की, उसने स्काइंग एक्टिविटी छोड़ दी है, वो डिलीट हो गया, डन। बट साथ के साथ ये फैक्ट भी डिलीट हो जाएगा कि स्काइंग एक्टिविटी की फ़ीस 200 है, जो हम डिलीट नहीं करना चाहते थे। तो इससे आप कहते हैं डिलीशन एनोमलीज। नेक्स्ट है इंसर्शन एनोमलीज। अब इंसर्शन एनोमलीज का मीनिंग क्या है कि हम कोई फैक्ट अपने डाटाबेस में स्टोर करना चाहते हैं बट हम उस फैक्ट को स्टोर नहीं कर पाते हैं। क्यों नहीं कर पाते हैं उस फैक्ट को स्टोर? इस केस में देखते हैं। मान लीजिए हमारे पास में एक एक्टिविटी है स्कूबा जिसकी फ़ीस है 175। अब इस एक्टिविटी को फीस को हम तब तक स्टोर नहीं कर पाएंगे जब तक कोई स्टूडेंट स्कूबा एक्टिविटी नहीं ले लेता। तो इससे आप कहते हैं आपकी इंसर्शन एनोमलीज। क्या कहते हैं इसे? इंसर्शन एनोमलीज। नेक्स्ट है अपडेशन एनोमलीज। अपडेशन एनोमलीज का मीनिंग ये है कि हम कोई चीज़ अपडेट कर रहे हैं, तो अपडेशन या तो हमें वो चीज़ बार बार अपडेट करनी पड़ रही है, या हम बार बार अगर अपडेट नहीं करते, एक ही बार अपडेट करना चाहिए सही मायने में, और अगर एक बार अपडेट करते हैं तो इनकन्सिस्टेंसी की प्रॉब्लम अराइज हो जाती है। तो हम कहते हैं कि हमारी अपडेशन प्रॉब्लम है।
अब इसी में देखिए, मान लीजिए स्विमिंग एक्टिविटी है, इसकी फीस हमने चेंज कर दी 150 से 250, और आपने फर्स्ट टपल में चेंज कर दी 150, स्विमिंग की फीस 250 है, जहाँ पर स्टूडेंट आईडी 150 है, बट दूसरी जगह आपने चेंज नहीं की। तो जब आप रिजल्ट्स देंगे तो एक जगह स्टूडेंट आईडी 150 के केस में स्विमिंग की फीस वो दिखाएगा 250, और स्टूडेंट आईडी 250 है, वहाँ पर स्विमिंग की फीस दिखाएगा 150, तो अलग अलग आ गए रिजल्ट्स। तो ये क्या होगी, इनकन्सिस्टेंसी प्रॉब्लम। दूसरा क्या है, मान लीजिए हमारे पास में 100 टपल्स हैं, जिसमें से 20 स्टूडेंट्स ने स्विमिंग एक्टिविटी ले रखी है। अब इन 20 स्टूडेंट्स ने स्विमिंग एक्टिविटी ले रखी है, तो हमारा अपडेशन का काम कितना बढ़ जाएगा, प्रोसेसिंग का काम कितना बढ़ जाएगा, हमें 20 के 20 जगह इसको चेंज करना पड़ेगा। तो इसलिए हम कहते हैं कि यहाँ पर क्या होगी, अपडेशन एनोमली। तो आपके पास में अगर आप डाटाबेस सही डिज़ाइन नहीं करते तो हमारे पास में डिलीशन एनोमली, इंसर्शन एनोमली एंड अपडेशन एनोमलीज रहेंगी। अब नेक्स्ट है, हम अगर डिस्कस करें कि अगर आपने डिज़ाइन किया है, ओवरऑल क्या क्या प्रॉब्लम रहती हैं अगर आप डाटाबेस को प्रॉपर्ली डिज़ाइन नहीं करते। तो अगर आप प्रॉपर्ली डिज़ाइन नहीं करते डाटाबेस को, तो हमने पीछे देखा एक प्रॉब्लम रहेगी रिडंडेंसी की। अब डाटा रिडंडेंसी है तो हमें डाटा को कई बार स्टोर करना पड़ेगा। जैसे हमने देखा स्विमिंग एक्टिविटी के केस में, अगर 20 स्टूडेंट ने स्विमिंग एक्टिविटी ले रखी है तो स्विमिंग एक्टिविटी की फ़ीस 150, स्विमिंग एक्टिविटी की फ़ीस 150, ये हमें 20 बार स्टोर करना पड़ेगा। तो हमारा वेस्टेज ऑफ स्टोरेज स्पेस हो गया। हमने ये देखा एक्टिविटी रिलेशन के केस में कि मॉडिफिकेशन एनोमलीज भी रहेंगी। हमने ये देखा अपडेशन एनोमली के केस में कि हमारा डाटाबेस अगर प्रॉपर्ली डिज़ाइन नहीं है तो इनकन्सिस्टेंसी की प्रॉब्लम रहेगी। जैसे हमने देखा कि स्विमिंग की फ़ीस कहीं पर वो 150 दिखा रहा था और कहीं पर 250। नेक्स्ट है पुअर डाटा सिक्योरिटी। अब जो एट्रीब्यूट्स की इंफॉर्मेशन है, इंफॉर्मेशन हमें चाहिए 2 एट्रीब्यूट्स की, है हमारे पास में 3 एट्रीब्यूट्स की। तो जब ज़्यादा इन्फॉर्मेशन है और ज़्यादा लोगों के पास में इन्फॉर्मेशन है तो डाटा सिक्योरिटी की प्रॉब्लम रहेगी। अब जब कोई चीज़ प्रॉपरली डिज़ाइन नहीं है तो उसकी मैनेजमेंट भी पुअर हो जाएगी। जब पुअर मैनेजमेंट होएगी तो फैक्ट होगा क्या, जो हमारी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है वो क्या है, मिस हो जाएगी। अब इस प्रॉब्लम का सलूशन क्या है, इस प्रॉब्लम का सलूशन है एक कि हम डिकम्पोजिशन का कंसेप्ट यूज़ करें। डिकम्पोजिशन का मीनिंग क्या है, डिकम्पोजिशन मीन्स डिवाइड रिलेशन स्कीमा इनटू मैनी रिलेशन स्कीमा। भी जो एक रिलेशन है उसको हम ज़्यादा रिलेशंस में डिवाइड कर दें। अब हम एक एग्जांपल लें, डिकम्पोजिशन रिलेशन ऑफ ए रिलेशन आर बाय 2 और मोर स्कीमा से R1 एट R2 एंड ईच कंसिस्ट ऑफ द सेट ऑफ एट्रीब्यूट्स आर। अभी डिकम्पोजिशन का मीनिंग ये क्या बता रहे हैं, वो कहता है हमारे पास एक रिलेशन R है, उसको हमने 2 रिलेशंस में डिकम्पोज कर दिया, एक R1 और दूसरा R2। अब जो रिलेशन R1 है उसमें भी जो सेट ऑफ एट्रीब्यूट्स हैं वो रिलेशन R का एट्रीब्यूट्स का सबसेट होगा, और जो रिलेशन R2 है उसके भी जो एट्रीब्यूट्स हैं वो भी रिलेशन R का सबसेट होगा। और इसके साथ वो नीचे लिख रखा है दिस वुड इंक्लूड 2 प्रॉपर्टीज़। तो डिकम्पोजिशन जो आप करेंगे, एक रिलेशन को आपने 2 या 2 से ज़्यादा रिलेशन में डिवाइड किया, और एक तो क्या है उन रिलेशंस के जो भी एट्रीब्यूट्स हैं वो रिलेशन R के सबसेट रहेंगे, और दूसरा उसमें ये 2 प्रॉपर्टीज़ जो है वो इंक्लूड होंगी। कौन कौन सी है, एक लॉसलेस जॉइंट प्रॉपर्टी और दूसरा आपका डिपेंडेंसी प्रिजर्वेशन प्रॉपर्टी। अब लॉसलेस जॉइंट प्रॉपर्टी का क्या मीनिंग है, जैसे हमने रिलेशन R को 2 रिलेशन में डिवाइड किया, R1 और R2 में, वो कहता है R1 और R2 रिलेशंस को अगर आप वापसी ज्वाइन करेंगे तो आपको रिलेशन R मिलेगा, ओरिजिनल रिलेशन R मिलेगा। तो ये है लॉसलेस जॉइंट प्रॉपर्टी। डिपेंडेंसी प्रिजर्वेशन प्रॉपर्टी क्या है, एक्चुअली क्या है, जो हमारे रिलेशन है
जो रिलेशंस के एट्रीब्यूट्स हैं उन एट्रीब्यूट्स की आपस में एक दूसरे पर डिपेंडेंसी होती है। तो वो कहता है जो रिलेशन आर के एट्रीब्यूट्स में डिपेंडेंसीज है, किन्हीं भी दो एट्रीब्यूट्स में डिपेंडेंसी है, तो वो डिपेंडेंसी या तो रिलेशन R1 में मिलेगी या रिलेशन R2 में मिलेगी। तो इस मीन्स वो क्या कहता है, दिस प्रॉपर्टी इंश्योर्स दैट ईच फंक्शनल डिपेंडेंसी इज रिप्रेजेंटेड इन सम इंडिविजुअल रिलेशंस रिजल्टिंग आफ्टर डीकम्पोजिशन। भी किसी ना किसी रिलेशन में वो प्रॉपर्टी मेंटेन रहेगी। अब हम ये देखते हैं कि एक रिलेशन को डिकम्पोज करके हमने कैसे मॉडिफिकेशन एनोमलीज को प्रॉब्लम को दूर किया और कैसे रिडंडेंसी हमने कम की। अब हम क्या करते हैं, जो एक्टिविटी रिलेशन है उस एक्टिविटी रिलेशन को हमने दो रिलेशन में डिवाइड कर दिया, दो रिलेशन से रिप्लेस कर दिया। एक रिलेशन का नाम है स्टूडेंट एक्ट और दूसरी का नाम है एक्टिविटी कॉस्ट। अब जो स्टूडेंट एक्ट रिलेशन है उसमें दो एट्रीब्यूट्स आ गए, 100 SID और एक्टिविटी, और इसमें 4 टपल्स हैं क्योंकि रिलेशन में जो एक्टिविटी रिलेशन है उसमें 4 टपल्स थे। और जो एक्टिविटी कॉस्ट है इसमें 2 एट्रीब्यूट्स आ गए, एक्टिविटी और फीस। अब इसके अंदर 3 टपल्स हैं। इसके अंदर 3 टपल्स क्यों हैं, क्योंकि अगर हम एक्टिविटी रिलेशन के चारों टपल्स इसमें लेते हैं तो एक टपल स्विमिंग 150 ये 2 बार रिपीट हो रहा है, और ये रूल है रिलेशन का कि कोई भी टपल रिपीट नहीं होता, तो इसलिए इसमें क्या है 3 रिलेशन रह जाएंगे। अब हम इनमें से देखते हैं कि डिलीशन एनामोली, अपडेशन एनामोली और इंसर्शन एनामोली ख़त्म हुई या नहीं हुई। अब हमने स्टूडेंट 100 था जिसका, उसको स्टूडेंट एक्टिविटी रिलेशन से डिलीट कर दिया, तो डिलीट कर दिया हमने, डन। बट जो स्काइंग की फ़ीस है 200 वो एक्टिविटी कॉस्ट में रही। कहने का मतलब हम एक फैक्ट डिलीट करना चाहते थे, भी स्टूडेंट 100 ने स्काइंग एक्टिविटी छोड़ दी, बस वही फैक्ट डिलीट हुआ। अब एक्टिविटी स्काइंग की फ़ीस 200 है वो डिलीट नहीं हुई, इट मीन्स अब डिलीशन एनामोलीज नहीं रही। दूसरा आपका क्या है, इंसर्शन एनामोली। अब स्कूबा एक्टिविटी ली थी किसी ने, उसकी फ़ीस 150 थी, अब इसमें हम उसे एक्टिविटी कॉस्ट में एंटर कर देंगे। अब अगर किसी स्टूडेंट ने स्कूबा एक्टिविटी नहीं भी ली तो भी हम स्कूबा एक्टिविटी की फ़ीस 175 है वो अपने डाटाबेस में एंटर कर पा रहे हैं, तो इट मीन्स इंसर्शन एनामोली ख़त्म होगी। नेक्स्ट है स्विमिंग अपडेशन एनामोली। स्विमिंग की कॉस्ट 150 से चेंज होगी आपकी 250 में, तो हमने एक्टिविटी कॉस्ट में ये फ़ीस चेंज कर दी, तो एक्टिविटी कॉस्ट में ये फ़ीस आपने चेंज करी तो एक ही जगह चेंज करी। जब आप प्रोसेस करेंगे रिजल्ट्स में हर एक जगह स्विमिंग की फ़ीस 250 ही आएगी, तो इट मीन्स अपडेशन एनामोलीज भी क्या है आपकी डिलीट हो गई। तो जो ये हम डिकम्पोजिशन करते हैं दिस इज़ कॉल्ड नॉर्मलाइजेशन, दिस इज़ कॉल्ड नॉर्मलाइजेशन। तो वो क्या कह रहे हैं, आपका डेफिनेशन क्या है नॉर्मलाइजेशन की, वो कहते हैं नॉर्मलाइजेशन इज ए प्रोसेस ऑफ डिकम्पोजिशन, डिकम्पोजिंग ए सेट ऑफ रिलेशंस। जो हमारे एक्टिविटी रिलेशन था ना उसको हम डिकम्पोज करते हैं, तो वो कहते हैं नॉर्मलाइजेशन इज ए प्रोसेस ऑफ डिकम्पोजिंग ए सेट ऑफ रिलेशंस विद एनामोलीज। उन्हीं रिलेशंस को हम डिकम्पोज करेंगे जिनमें एनामोलीज हैं, टू प्रोड्यूस स्मॉलर एंड वेल स्ट्रक्चर रिलेशंस। तो हमें 2 या 3 रिलेशंस जो वेल स्ट्रक्चर्ड हैं उसमें हमने उसको डिकम्पोज कर दिया, दैट कंटेन मिनिमम रिडंडेंसी, उनमें रिडंडेंसी भी कम होगी और उनमें आपके मिनिमम इंसर्शन डिलीशन एंड अपडेशन एनामोलीज। तो ये जो एनामोलीज हैं इंसर्शन की, डिलीशन की और अपडेशन की, ये भी क्या है कम हो जाएंगी। इसमें देखो कह रहा है कम हो जाएंगी, इसने ये नहीं कहा ख़त्म हो जाएंगी, क्योंकि एक रिलेशन को आपने डिकम्पोज किया, कुछ एनामोलीज कम होगी, कुछ रिडंडेंसी कम होगी, और अगर फिर भी एग्जिस्ट करती है तो हम उन रिलेशंस को आगे और डिकम्पोज करेंगे, और अगर बिल्कुल ख़त्म ही हो गई फिर आगे उसको डिकम्पोज करने की ज़रूरत नहीं रहेगी। तो अब हमारा ऑब्जेक्टिव क्या रहता है नॉर्मलाइजेशन, हमारा ऑब्जेक्टिव है
कि एक हम फॉर्मल फ्रेमवर्क प्रोवाइड करें, किस पर्पज़ के लिए, ताकि हम रिलेशनल स्कीमा को एनालाइज कर सकें बेस्ड ऑन देयर कीज एंड फंक्शनल एट्रीब्यूट्स। सेकंड क्या है, वो कहते हैं टू फ्री द कलेक्शन ऑफ रिलेशंस फ्रॉम अनडिजायरेबल इंसर्शन, अपडेशन एंड डिलीशन डिपेंडेंसीज। जो हमारी एनामोलीज थी अनडिजायरेबल, जिनकी हमें ज़रूरत नहीं थी, उनको हम डिलीट कर सकें। और जो मेक रिलेशनल मॉडल मोर इन्फॉर्मेटिव टू यूज़र्स, तो यूज़र इससे ज़्यादा अच्छे से इंफॉर्मेशन ले सकता है। फिर क्या है, टू रिड्यूस द नीड फॉर रिस्ट्रक्चरिंग द रिलेशंस एज न्यू डाटा टाइप्स इंट्रोड्यूस। अब आपने जो रिलेशंस हैं वो डिज़ाइन कर दिए, तो डिज़ाइन करने के बाद में जो आपने रिलेशन डिज़ाइन किए, तो अगर हम किसी डाटा टाइप्स वगैरह में चेंज करते हैं तो उनकी वजह से हमें वो रिलेशन ना डिज़ाइन करने पड़ेंगे। एंड अनदर ऑब्जेक्टिव क्या है, टू प्रोवाइड ए सीरीज ऑफ नॉर्मल फॉर्म टेस्ट, ताकि जिनको की हेल्प से हम इंडिविजुअल रिलेशन स्कीमा को परफॉर्म कर सकें और ताकि हम इनका जो नॉर्मलाइजेशन है वो डिज़ायर्ड डिग्री तक ले जा सकें। वो कहते हैं वाई नॉर्मलाइजेशन इज नेसेसरी। तो नॉर्मलाइजेशन हमारी नेसेसरी है, किस लिए, ये एक्टिविटी एक हम रिलेशन ले रहे हैं स्टूडेंट, इसकी हेल्प से हम कर लेंगे क्लियर। नंबर 1 देखिए, इसमें रोल नंबर 1 से ले 1 2 3 4 5 6 हैं। इनका क्लास नेम है कंप्यूटर 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 कंप्यूटर, मैथ्स मैथ्स, इनकी टाइमिंग्स हैं। तो पहला तो प्रॉब्लम है इसमें नॉर्मलाइजेशन से हम रिडंडेंसी को ख़त्म करना चाहते हैं। इसमें डाटा रिडंडेंसी की प्रॉब्लम कैसे है, कंप्यूटर सब्जेक्ट का टाइम 10 AM है, कंप्यूटर सब्जेक्ट का 10 AM है, ये 4 बार स्टोर्ड है। तो नॉर्मलाइजेशन के बाद में ये प्रॉब्लम हमारी दूर हो जाएगी। दूसरा क्या है, इनकन्सिस्टेंसी। आपने कंप्यूटर क्लास का टाइम चेंज कर दिया 10 से 12, एक जगह चेंज हो गया, कहीं रह गया, तो इनकन्सिस्टेंसी की प्रॉब्लम आ जाएगी। और या आपकी कोई हर जगह इसे चेंज करना पड़ेगा। तो ये 2 हम पीछे भी कर चुके हैं, क्लियर है। अब एक और देखो, वो क्या कहते हैं, अनफोर्सीन स्केलेबिलिटी इशूज़। अनफोर्सीन स्केलेबिलिटी इशू का मतलब क्या है, अगर आपका डाटाबेस छोटा है तो हमने जो डाटाबेस डिज़ाइन करते हैं, हम एक प्लान करते हैं इतना डाटाबेस होगा, वो कहते हैं साइज ऑफ डाटाबेस में इंक्रीज मोर देन एंटिसिपेशन। जितना हमने प्लान किया था उससे ज़्यादा साइज बन गया। हमने सोचा था 100 रिकॉर्ड्स आएंगे, रिकॉर्ड्स आ गए 1000। तो इस तरह से जो हमने प्लानिंग नहीं की थी, उन इश्यूज़ के कारण भी हमारी डिफ़िकल्टी क्रिएट होती है, जो आप नॉर्मलाइजेशन की हेल्प से रिड्यूस कर सकते हैं। तो नॉर्मलाइजेशन के एडवांटेजेस क्या हैं, ये एडवांटेज हैं जो हमने डिस्कस कर रखे हैं। रिड्यूस्ड रिडंडेंसी रिड्यूस कर देगा। जब रिडंडेंसी रिड्यूस होगी, हमारा मेमोरी स्पेस भी कम लगेगा। जो मॉडिफिकेशन एनामोलीज हैं वो ख़त्म हो जाएंगी। हमारा जो रिलेशंस हैं वो सिंपल हो गए, समझने आसान हो गए, एंड फ्लेक्सिबिलिटी इज़ देयर। तो ये है आपका नॉर्मलाइजेशन से रिलेटेड कि नॉर्मलाइजेशन के ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं। बाकी हम नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू एवरीबॉडी।